जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस सेट 5 के डिस्कशन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस सेट 4 का डिस्कशन देखा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 5 की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये साइंस सेट का PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि जो NTPC 7th फेज एग्ज़ाम डेट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और आपका ये NTPC 7th फेज एग्ज़ाम 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 31 जुलाई को होना है। तो आप इस डेट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बहरहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज डैश ने की थी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है एनाटोनी लॉरेंट लेवोजियर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आइजैक न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हेनरी कैवेंडिश, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जॉन डाल्टन। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G होता है, तो इस कैपिटल G को खोजने वाले कौन से वैज्ञानिक थे। आप सभी याद रखना कि सर गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज किसने करा था, तो सर हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने मरोरी तुला के सहारे किसको खोजा था सर? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को खोजा था। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जब ये एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगा। बिल्कुल सर, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जी का जो वैल्यू होता है वो होता है सर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जब भी आपसे कोई ये पूछे कि जी का वैल्यू क्या होता है, आप सभी कहेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जी का SI यूनिट क्या होता है, जी का SI यूनिट क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे? सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का सूत्र है। तो आप सभी कंफ्यूज होने लगते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सबों को मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर F = Gm1 इंटू m2/r² होता है। यही क्या होता है सर? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला होता है। हमको क्या निकालना है सर? तो इस कैपिटल G का सूत्र निकालना है। क्या हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं F = Gm1 इंटू m2/r²? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करते हैं सर? यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा FR² = Gm1 इंटू m2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से G नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी G = हो जाएगा FR² m1 इंटू m2। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के लिए सूत्र क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे FR² m1 इंटू m2 होता है। F क्या है सर? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। और m1 और m2 क्या है सर? तो वस्तु का द्रव्यमान है। तो आप गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का ये सारी चीजें अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एनाटोनी लॉरेंट लेवोजियर का भी नाम है। ये कौन से वैज्ञानिक थे? तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लेवोजियर को ही क्या बोला जाता है? आधुनिक रसायन का जनक बोला जाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में आइजैक न्यूटन भी है। कहने की कोई जरूरत नहीं है। और न्यूटन साहब से आप सभी परिचित हैं कि न्यूटन ने गति का नियम दिया। प्रकाश की किरणें जो होती है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये भी किसने बताया सर? न्यूटन ने ही बताया। आपका अगला ऑप्शन है जॉन डाल्टन। आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में बताया था कि डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो सर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि डाल्टन ने रासायनिक संयोग के लिए कौन सा नियम दिया था, तो ध्यान में रखिएगा कि डाल्टन ने रासायनिक संयोग के लिए गुणित अनुपात का नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था सर? गुणित अनुपात का नियम दिया था। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। फिर कहा जा रहा है कि 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है।
आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है 50 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 30 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 100 न्यूटन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 60 न्यूटन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई 70 केजी का आदमी है जिसने 50 केजी के आदमी को 50 न्यूटन के बल से धकेला है, तो वो जो 50 केजी का आदमी है वो 70 केजी वाले आदमी को कितने बल से धकेलेगा, ये चीज़ आपको बताना है। जरा सा आप यहाँ पे समझिएगा कि पहले कंडीशन में कहा जा रहा है कि कोई 70 केजी का आदमी है। कोई क्या है सर? 70 केजी का आदमी है। मान लेते हैं ये कोई आदमी है जिसका वजन कितना है? 70 केजी है। और बी भी क्या है सर? कोई दूसरा आदमी है और इसका वजन कितना है सर? 50 केजी है। इसका वजन कितना है? 50 केजी। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो 70 केजी का आदमी है ये इस 50 केजी के आदमी को क्या कर रहा है सर? 50 न्यूटन के बल से धकेल रहा है। 50 न्यूटन के बल से धकेल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये 50 केजी का आदमी इस 70 केजी के आदमी को कितना बल से धकेलेगा, कितना बल से धकेलेगा। आप सभी कहेंगे कि सर इस डायग्राम को देखने से लग रहा है कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि तृतीय गति नियम क्या कहता है? तो सर तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप दीवार को मारोगे तो चोट सिर्फ दीवार को ही नहीं लगेगी, आपको भी लगेगी। यानी कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये भी हुआ सर कि दीवार पे आप जितना जोर से मारोगे दीवार भी क्या करेगा सर? आपको उतना ही जोर से मारेगा। तो आप कहेंगे ऐ सर जब इस 70 केजी के आदमी एकरा 50 न्यूटन से धकेल रहा है तो जाहिर सी बात है कि भी अपने प्रतिरक्षा में क्या करेगा सर? इसी के बराबर का बल से इसको धकेलेगा। यानी कि ये भी क्या करेगा सर? 50 न्यूटन का ही बल इस पे लगाएगा। तो अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, न्यूटन ने वस्तु के गति के लिए कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे, जिसको हम लोग कैसे जानते हैं? तो न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम और न्यूटन का तीसरा गति नियम से जानते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन के पहले गति नियम से हम लोगों को किस चीज़ की परिभाषा मिलती है? तो आप सभी कहेंगे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आप सबों को बल की परिभाषा मिलती है। साथ ही न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी को क्या कहा जाता है? तो सर जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? जड़त्व का नियम कहा जाता है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वो ये बताओ कि जो हम लोग बल के लिए F = ma पढ़ते हैं, बल के लिए हम लोग जो F = ma पढ़ते हैं, ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया है? न्यूटन के किस लॉ से आया है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका बल के लिए इक्वेशन है यानी कि बल के लिए व्यंजक है। बल के लिए क्या है सर? इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। कहाँ से आया है? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। कहाँ से आया है? न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। ध्यान में रखिएगा, थर्ड लॉ क्या कहता है? तो सर प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए और मान लीजिए कि जी का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई लड़का है, मान लेते हैं कि ये लड़का है और इसका द्रव्यमान कितना है? तो सर इसका द्रव्यमान 50 केजी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 50 केजी। ये क्या कर रहा है सर? तो सर ये सीढ़ी चढ़ रहा है। क्या कर रहा है सर? सीढ़ी चढ़ रहा है। कितना सीढ़ी चढ़ रहा है? तो सर ये 45 सीढ़ी चढ़ रहा है। कितना देर में? तो सर टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। ध्यान में रखिएगा, आपके क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? तो सर प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 16 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस लड़के की शक्ति क्या होगी, यानी कि इस लड़के की पावर क्या होगी, जबकि जी का वैल्यू कितना लेना है? तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा? आसानी से बना लेंगे। मेरे मित्र जरा सा आप ये बताओ कि जब आप शक्ति की बात करते हो तो आप सभी क्या कहते हो? आप सभी कहते हैं कि सर ऊर्जा में व्यय की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो क्या हम लोग इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं? ऊर्जा में व्यय अब बटा समय। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
लेकिन आप सबों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो ये लड़का सीढ़ी चढ़ रहा है इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी या फिर गतिज ऊर्जा होगी। मेरे मित्र आप सभी देख रहे हैं कि लड़का सीढ़ी चढ़ रहा है, इसका मतलब लड़का कुछ ना कुछ ऊंचाई कवर कर रहा है। और किसी भी वस्तु का ऊंचाई पर कौन सी ऊर्जा होती है, आप सभी कहते हैं कि सर किसी भी वस्तु का ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है सर, स्थितिज ऊर्जा होता है। और स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आप सभी कहते हैं सर mgh होता है। यानी कि यहाँ पे जो लड़का का ऊर्जा होगा वो किस रूप में खर्च हो रही होगी, तो आप सभी कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा के रूप में खर्च हो रही होगी। तो हमने यहाँ पे पावर इक्वल टू ऊर्जा में व्यय बटा समय लिखा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mgh/t। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है लिखने में। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, जब आप इस फॉर्मूला पे सारा वैल्यू रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आप कहिएगा कैसे रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लड़का का द्रव्यमान है 50 kg, तो लीजिए हम लोग m के जगह क्या लिख देते हैं, 50 kg लिख देते हैं। फिर g का वैल्यू कितना लेना है सर, 10 लेना है। और ऊंचाई कितना है, तो आप कहेंगे सर ये कैसे निकलेगा। तो मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लड़का 45 सीढ़ी चढ़ रहा है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो क्या हम 45 × 16 कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे यहाँ पे आपका जो ऊंचाई दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में है, इसको हमको क्या करना होगा, मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 45 × 16 लिखा हुआ है ही, नीचे हम लोग बटा 100 कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा नीचे आपका समय भी है और समय कितना है 10 सेकेंड, तो सर गुना हम लोग 10 भी लिख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे सारा वैल्यू पूरा हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 5 बच जा रहा है और यहाँ पे 45, तो 45 पचे कितना होता है, तो सर 225 होता है। ये हो जाएगा 225 × 16 अब बटा 10। जब आप 225 को 16 से गुना कीजिएगा तो 6 5 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 दूना 12 1 13, 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 0 5 5 10, 3 2 5 1 6 और 2 1 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3600/10। आप कहेंगे ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि लड़का का जो शक्ति होगा वो कितना होगा सर, 360 वाट होगा। कितना होगा सर, 360 वाट होगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जल का वाष्पीकरण होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है हिमांक बिंदु पर, संगलन तापमान पर, समस्त तापमान पर, क्वथनांक बिंदु पर। क्या होगा इसका आंसर, मैंने आपको इसके बारे में पीछे के सेशन में भी बताया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जल का वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, ये किस तापमान पर होता है, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। आपको मैंने बताया था कि वाष्पीकरण जो है ये कहाँ से होता है, तो सर जल के सतह से होता है और इसीलिए वाष्पीकरण को हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये सतही घटना है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि वाष्पीकरण जो है ये सभी तापमान पे संभव है, वाष्पीकरण सभी टेम्परेचर पे हो सकता है, यानी कि समस्त तापमान पर हो सकता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि वाष्पीकरण के कारण ही क्या होता है सर, ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण के कारण ही क्या होता है सर, ठंडक उत्पन्न होता है। आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि जल का वाष्पीकरण होता है, आप सभी कहेंगे समस्त तापमान पर। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में हिमांक बिंदु भी दिया हुआ है। आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये हिमांक बिंदु क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि इसी हिमांक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर वाटर जिस टेम्परेचर पे, जल जिस तापमान पर जम जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में संगलन तापमान भी दिया हुआ है, तो ये संगलन तापमान क्या होता है, तो मेरे मित्र इसके नाम से ही स्पष्ट है, लिखा हुआ है संगलन, यानी कि जिस तापमान पर कोई ठोस क्या होता है, गलना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगलन तापमान कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में क्वथनांक भी दिया हुआ है, तो नो डाउट आप सबों को मालूम होगा। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को इंग्लिश में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, तो सर शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं।
अब ये क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि सर जल जिस टेम्परेचर पे उबलना शुरू कर देता है उसी को क्या कहा जाता है सर, जल का क्वथनांक कहा जाता है। और जल किस टेम्परेचर पर उबलना शुरू कर देता है, तो आप सभी कहते हैं सर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, आप सभी कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में एक और तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है। मेरे मित्र, मैंने आपको बताया है पीछे के सेशन में कि 100 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है, आप सभी कहते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि जल का क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है, आप सभी कहेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, इसीलिए जल का हिमांक बिंदु कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतलोत्तल दर्पण। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताओ कि अभिसरण दर्पण का मतलब क्या होता है, अभिसरण दर्पण का मतलब क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो अभिसरण शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है केंद्रित करना। इसका मतलब क्या होता है, केंद्रित करना। तो वैसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसरण दर्पण कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर कन्वर्जिंग मिरर तो अवतल दर्पण को बोला जाता है। बिल्कुल सर, सही सोच रहे हैं, लेकिन आप सबों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को कैसे केंद्रित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये क्या है सर, ये एक अवतल दर्पण है और ये क्या है सर, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। और आप सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पे क्या रहता है, तो सर फोकस बिंदु रहता है, साथ ही साथ वक्रता केंद्र रहता है। आप सभी ये भी जानते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरणें जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो सर फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो सर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग एक और रे लेते हैं जो कि मुख्य अक्ष के नीचे से क्या हो रहा है सर, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। ये भी क्या होगा सर, परावर्तन के बाद कहां से गुजर जाएगा, फोकस से होकर के गुजर जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो दोनों ही प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तित होने के बाद किस बिंदु पे आकर के केंद्रित हो रही है, तो आप सभी कह रहे हैं सर फोकस बिंदु पे आकर के केंद्रित हो रही है। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण जो है वो क्या है, अभिसरण दर्पण कहलाता है या कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जब आपने कन्वर्जिंग का चर्चा करा तो हमारे एग्जाम में डाइवर्जिंग मिरर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। डाइवर्जिंग मिरर के बारे में भी पूछ लिया जाता है और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसको हिंदी में हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं या फिर अपसरण दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अपसरण दर्पण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, अपसारी का मतलब क्या होता है, तो अपसारी का मतलब होता है विस्तृत करना। क्या होता है सर, विस्तृत करना, या इसी को हम लोग और शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, फैला देना। तो आपका जो उत्तल दर्पण होता है, जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण कहलाता है, तो आप सभी कहेंगे सर ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसीलिए हम लोग इसको अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये प्रकाश की किरणों को कैसे फैलाता है, तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है सर, एक उत्तल दर्पण है। इसका हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाले भाग को रसदित कर देते हैं। परावर्तन की प्रक्रिया कहाँ से होगी, आप कहेंगे सर इसके बाहरी भाग से होगी। ध्यान दीजिए, ये क्या है सर, आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है। आप सबों को मालूम है ये क्या होगा सर, उत्तल दर्पण का पोल होगा और ये क्या होगा सर, फोकस बिंदु होगा। जब आप यहाँ पे इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को ले जाएंगे तो आप सभी क्या कहेंगे सर, जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को ले जाएंगे तो ऐसा हम लोग को प्रतीत होगा कि ये जो आपका प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो सर फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो सर फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक इसी तरह जब आप नीचे से कोई प्रकाश की किरण को ले जाएंगे तो आप यहाँ भी फिर क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद हमारी ओर आ रही है वो कहीं ना कहीं फोकस से आ रही है।
तो आप प्रकाश की किरण ऐसे दे रहे हो, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या हो रहा है सर, आप ही के डायरेक्शन में फैल जा रहा है, यानी कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है सर, विस्तृत कर देता है, फैला देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, या फिर हिंदी में अपसारी दर्पण बोला जाता है। तो आप इस दोनों ही चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के शुरुआती दौर में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसको आप लोग पहले ठीक कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन में शुरुआत में जो लिखा हुआ है किसी, तो यहाँ पे किसी नहीं होगा सर, यहाँ पे किस होगा। तो अब आपका क्वेश्चन का सेंस कैसा हो जाएगा, तो सर क्वेश्चन का सेंस हो जाएगा कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है आपतन कोण की स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन तथा परिवर्तन दोनों में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परिवर्तन नहीं परावर्तन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। आपका जो तीसरा ऑप्शन है उसमें दिया हुआ विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में, और चौथा ऑप्शन है अपवर्तनांक के प्रवर्धन में। क्या होगा इसका आंसर, आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थिति में जो अभिलंबित किरण होती है और जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है सभी एक ही सतह में होते हैं। आप सभी कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, बड़े ही आसानी से पता कर सकते हैं। आप सबों को मालूम है कि किसी सतह पर जो प्रकाश की किरणें फॉल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, आपतित किरण कहते हैं। और जो ये रिफ्लेक्ट होकर के जाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बीच में एक लंब खींचते हैं इसको क्या कहते हैं, तो सर अभिलंब कहते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि परावर्तन की प्रक्रिया में तो जो आपका आपतित किरण है, अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है, ये सब के सब क्या होते हैं, एक ही सतह पे होते हैं। और सेम सिचुएशन कहाँ पे होता है सर, अपवर्तन के प्रक्रिया में भी होता है। सेम सिचुएशन कहाँ पे होता है, अपवर्तन के प्रक्रिया में भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका द्रव है और ये क्या है सर, वायु, तो दो माध्यम हो गया, और अपवर्तन जब भी होगा तो दो माध्यम की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो सरफेस है इस पे कोई लाइट रे फॉल कर रहा है, ये वाला लाइट रे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो आपतित किरण हो जाएगी। और जब इस पानी में ये घुसेगा तो क्या होगा सर, इसका जो रास्ता है वो डेविएट हो जाएगा, यानी कि ये मुड़ेगा, और इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अपवर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं इसको क्या कहते हैं, कहते हैं सर अभिलंब है। आप क्या देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, और यहाँ पे आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी क्या है सर, एक ही सतह में है। इसका मतलब ये हुआ कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों की स्थिति में क्या होता है सर, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही सतह में होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपके अपवर्तन और परावर्तन का पहला नियम भी कहलाता है। आप सभी पढ़ते हैं परावर्तन के पहले नियम में कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और अपवर्तन में क्या पढ़ते हैं, पहला नियम पढ़ते हैं कि सर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और जो साइन आई और साइन आर का जया होता है ये क्या होता है सर, एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ये स्नेल का नियम कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहलाता है सर, स्नेल का नियम कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को हस्तांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। बताइए इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, और ये आपकी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है सर कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को हस्तांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो गुरुजी हमारे क्वेश्चन में विभवांतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। कितना आवेश को ले जाया जा रहा है सर, तो सर आवेश है 3 कूलम। कितना है सर, 3 कूलम। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि W इक्वल टू वाट। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि V इक्वल टू क्या होता है, तो सर W बाई Q होता है, यानी कि विभवांतर इक्वल टू क्या होता है सर, तो कार्य बटा आवेश होता है।
आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप सभी W इक्वल टू क्या कहेंगे सर VQ होगा। तो आप बताइए कि आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर 10 गुना 3 यानी कि कार्य कितना करना पड़ेगा 30 जूल करना पड़ेगा। सही आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपका यही डाटा वाला क्वेश्चन पीछे के सेशन में भी बताया है, लेकिन वहां पे आपसे कार्य नहीं पूछा जा रहा था, वहां पे आपसे आवेश कितना होगा ये चीज पूछा जा रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है V बाई आई, दूसरा ऑप्शन है V डिवाइडेड बाई आई, तीसरा ऑप्शन है V गुना आई और चौथा ऑप्शन है V इंटू V। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताओ कि ये ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ओम जो है ये वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने क्या करा था, तो सर इन्होंने किसी परिपथ के विभवांतर और धारा के बीच में संबंध बताया था और उसी संबंध को क्या कहा जाता है, तो सर उसी संबंध को ओम का नियम कहा जाता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ओम का नियम क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि किसी सर्किट के, किसी परिपथ के विभवांतर और धारा के बीच में जो नियम संबंध बताता है उसी को क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। क्या बताया था सर अपने नियम में, इन्होंने बताया कि निश्चित तापमान पर, इन्होंने बताया कि निश्चित तापमान पर किसी भी परिपथ का जो विभवांतर होता है, निश्चित तापमान पर किसी भी परिपथ का जो विभवांतर होता है वो उससे बहने वाली धारा के क्या होता है सर, समानुपाती होता है। ओम ने अपने नियम में क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि निश्चित तापमान पर किसी भी परिपथ का जो विभवांतर होता है वो उससे बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हम लोग कहते हैं सर इसके बदले R ले आते हैं और हम लोग क्या पढ़ते हैं V इक्वल टू आई आर, और हम लोग फिर कहते हैं कि सर R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है। और ये जो आप R देख रहे हैं इसको आप सभी क्या कहते हैं, सर ये प्रतिरोध है। ये क्या है सर, प्रतिरोध है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ओम के नियम का जो नियतांक है वो कौन है सर, तो सर प्रतिरोध ही ओम के नियम का रियल नियतांक है। और प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, V बाई आई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओम के नियम का नियतांक कौन है, रेसिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है। आप कहेंगे V बाई आई एक स्थिरांक है, तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल रहती है। दूसरा ऑप्शन दिया है दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल होती है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। आपका क्या होगा आंसर, आप सभी कहेंगे सर यही तो पता नहीं चलेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो वहाँ पे आप ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की चाल जो है वो किस किस राशि से प्रभावित होती है। तो आप सभी कहते हैं सर यही चीज़ नहीं याद रहता है, तो लीजिए याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल जो है वो HTP से प्रभावित होती है। ध्वनि की जो चाल है वो किससे प्रभावित होती है, तो सर HTP से प्रभावित होती है। आप कहेंगे ये HTP क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा H4 क्या होता है सर, ह्यूमिडिटी होता है। H4 ह्यूमिडिटी, जिसका हिंदी क्या होता है सर, आर्द्रता। आर्द्रता बोले तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की उपस्थिति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और T4 क्या हो जाएगा सर, टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि ध्वनि का जो चाल है वो तापमान से भी प्रभावित होता है। और ये जो आपका P है इसका मतलब क्या होता है सर, प्रेशर होता है, जिसका हिंदी आप सबों को मालूम होगा दाब होता है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर ध्वनि की जो चाल है वो आर्द्र वायु में क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि शुष्क वायु में कम होती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की चाल आर्द्र वायु में यानी कि ह्यूमिड एयर में ज़्यादा होता है जबकि शुष्क एयर में कम होता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ह्यूमिड एयर जो होता है यानी कि जो आपका आर्द्र वायु होता है उसका जो घनत्व होता है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए इसमें ध्वनि क्या होती है, तेजी से चलती है। और यही कारण है कि बरसात के दिनों में जब कोई सीटी बजाता है तो आपको बहुत जोर से बजता हुआ मालूम पड़ता है।
तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ह्यूमिड एयर में ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि शुष्क एयर में, ड्राई एयर में ध्वनि की चाल घट जाती है। आप कहेंगे सर टेम्परेचर क्या प्रभाव डालता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, घट जाएगी। आप कहेंगे सर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नियत तापमान पर ध्वनि की चाल पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निश्चित टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, आप सभी कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि निश्चित ताप पर ध्वनि की गति पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र साथ ही आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि के चाल पर माध्यम के वेग का भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ध्वनि के चाल पर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का प्रभाव पड़ता है, HTP का तो पड़ता ही है, साथ ही साथ माध्यम के वेग का भी प्रभाव पड़ता है, या माध्यम के वेग से भी ध्वनि की जो चाल है वो प्रभावित होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की चाल ठोस में कितनी होती है, तो गुरुजी 5000 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की चाल द्रव में कितनी होती है, 1500 मीटर पर सेकंड। और अगर पूछ लिया जाए कि वायु में कितना होता है, तो 340 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि द्रवों और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है चालकता, संवहन, विकिरण। चालकता और विकिरण दोनों, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे ताप अंतरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ताप अंतरण लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। ध्यान में रखिएगा कि ताप अंतरण का मतलब होता है उष्मा संचरण। क्या होता है मतलब सर, उष्मा संचरण, मतलब कि उष्मा जो आपका एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा संचरण कहते हैं या फिर ताप अंतरण कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि द्रवों और गैसों में जो ताप अंतरण होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उष्मा का जो संचरण होता है ये 3 विधि से होता है। कितने विधि से होता है सर, 3 विधि से। पहला होता है आपका चालन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका संवहन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरा होता है आपका विकिरण। तीसरा कौन सा होता है सर, विकिरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो सर रेडिएशन कहते हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उष्मा जो है चालन प्रक्रिया से किस वस्तु में गमन करती है, तो आप सभी कहेंगे सर ठोस वस्तु में जो उष्मा का गमन होता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू होता है, तो सर चालन प्रक्रिया के थ्रू होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि द्रव और गैस में जो उष्मा का संचरण होता है, द्रव और गैस में जो उष्मा का संचरण होता है वो किस प्रक्रिया के थ्रू होता है, तो सर संवहन प्रक्रिया के थ्रू होता है। और आप सभी कहेंगे कि सर विकिरण किस में होता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विकिरण के थ्रू जो उष्मा का संचरण होता है उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। विकिरण के थ्रू जो उष्मा का संचरण होता है उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जबकि अगर कोई वस्तु ठोस माध्यम में है तो उसमें उष्मा कैसे जाएगा, तो सर चालन प्रक्रिया से जाएगा। और अगर द्रव और गैस स्थिति में है या द्रव और गैस माध्यम में वस्तु है तो उसमें उष्मा का संचरण कैसे होगा, तो सर संवहन प्रक्रिया से होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्रवों और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः क्या कारण है, आप सभी क्या कहेंगे सर द्रवों और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण संवहन है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है v = u + at, दूसरा ऑप्शन है 2as = v² - u², तीसरा ऑप्शन है s = +ut + ½ at², और चौथा ऑप्शन है v = u + at। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग के बीच में संबंध बता रहा है। इसमें से कौन सा समीकरण स्थिति और वेग के बीच में संबंध बता रहा है। आप सभी कहेंगे सर ये चीज़ कैसे पता चलेगा। आप सबों को मालूम है कि गति के लिए आपके पास कितने समीकरण हैं,
गति के लिए आपके पास कितने समीकरण हैं? आप सभी कहते हैं सर 3 समीकरण हैं। कौन कौन सा? तो सर पहला समीकरण है v = u + at। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर पहला समीकरण किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है? ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए कि दिया गया गति का समीकरण किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है, तो = के पहले वाला जो टर्म है उसको पकड़ेंगे और इसके बाद जो = के बाद वाला टर्म है उसमें जो सबसे लास्ट टर्म है उसको पकड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए v क्या है सर? आप कहेंगे सर ये अंतिम वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। और यहाँ पे क्या है सर? ये t समय है सर। ध्यान दीजिएगा, आपका जो गति का पहला समीकरण है वो वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। आप कहेंगे सर दूसरा समीकरण किसके बीच में संबंध बताएगा? तो दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at²। s क्या है सर? तो आप सभी कहते हैं सर ये वस्तु का स्थिति या दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है सर? वस्तु का स्थिति या दूरी कहलाता है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है सर? t है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गति का जो दूसरा समीकरण है वो वस्तु के स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है। और आप सभी कहते हैं कि सर गति का जो तीसरा समीकरण होता है उसको हम लोग v² = u² + 2as लिखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है सर? आप कहेंगे सर ये वेग है। क्या है सर? वेग है। और ये s क्या है सर? आप कहेंगे सर अभी जस्ट न बताए हैं, s को हम लोग स्थिति बोलते हैं। यानी कि आपका जो गति का तीसरा समीकरण है वो किसके किसके बीच में संबंध बता रहा है? तो स्थिति और वेग के बीच में संबंध बता रहा है, या आप कह सकते हैं वेग और स्थिति के बीच में संबंध बता रहा है। ध्यान में रखिएगा, इस तीसरे समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब u² को आप इधर ले आएंगे तो v² - u² = 2as। और ये किसके बीच में संबंध बता रहा है? स्थिति और वेग के बीच में संबंध बता रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में गति का तीसरा समीकरण कहाँ है? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में 2 चीज़ बार बार पूछे जाते हैं। पहला तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड, पहला पूछा जा रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है। तो जब आपसे क्यूप्रस का चर्चा करा जाए तो आप समझ जाना कि कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। और जब आपसे ये पूछा जाए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 2 होती है, जबकि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे Cu2O। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे CuO। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे CuO को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। और Cu2O को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जहां भी आपको केमिकल कंपाउंड में यानी कि यौगिक में अस लगा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि उसकी संयोजकता कम होगी, और जहां भी आपको इक लगा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि उसकी संयोजकता ज्यादा होगी। ऐसे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होगी, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 280, 440, 44, 220। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर हमसे पूछा जा रहा है कि CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? मेरे मित्र जरा सा आप ये बताओ कि अगर आपको ये पता चल जाए कि CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना है, तो आप 10 मोल का नहीं निकाल लेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये आसानी से निकाल लेंगे। मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था कि किसी भी यौगिक का जो 1 मोल का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? तो हम सभी कहते हैं सर उसका जो अनुभार होता है वही उसके 1 मोल का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यानी कि अगर हम इस CO2 का क्या निकाल लें सर? अनुभार निकाल लें, तो हमको ये पता चल जाएगा कि CO2 के 1 मोल में
कितना द्रव्यमान है? आप कहेंगे बिल्कुल पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बन है और आपको मालूम है कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप सभी कहते हैं सर 12 ग्राम। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो सर 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम। 2 परमाणु है तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 12 + 32। मतलब ये हुआ कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? आप कहेंगे सर 44 ग्राम होगा। कितना होगा? 44 ग्राम होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। अब आप बताइए कितना होगा? आप कहेंगे सर 44 × 10 कर देंगे तो 440 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा इसका आंसर? मैंने ये चीज़ आपको पीछे के सेशन में भी बताया है। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फिर है आपका चौथा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड। क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा पदार्थ जो है वो गैस्ट्रिक अम्ल का कंपोजिशन नहीं है, संगठन नहीं है, यानी कि गैस्ट्रिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। आप कहेंगे कि सर ये गैस्ट्रिक अम्ल क्या है? पहले तो हमको ये बताओ। तो ध्यान में रखिएगा कि गैस्ट्रिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा शुद्ध हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है? जठर रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जठर रस बोला जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो आपका अमाशय का जो जठर ग्रंथि होता है, आपके अमाशय का जो जठर ग्रंथि होता है वहाँ से क्या निकलता है? तो सर गैस्ट्रिक जूस, जठर रस निकलता है। इसमें क्या सब होता है? तो सर इसमें होता है श्लेष्मा, इसमें होता है सर श्लेष्मा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? म्यूकोसा कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें HCl रहता है और फिर निष्क्रिय पेप्सिनोजोन रहता है। फिर क्या रहता है सर? निष्क्रिय पेप्सिनोजोन रहता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपका गैस्ट्रिक अम्ल है वो किसका मिश्रण होता है? तो सर श्लेष्मा, HCl और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन का मिश्रण होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक अम्ल का संगठक पदार्थ कौन कौन सा है? तो श्लेष्मा है, HCl है और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही क्या है सर? तो सॉल्ट कैटेगरी वाले यौगिक हैं जो हमारे स्टमक से कभी भी नहीं निकलता है। और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से गैस्ट्रिक अम्ल का कौन सा संगठक पदार्थ नहीं है? HCl है लेकिन H2SO4 संगठक पदार्थ नहीं है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। आपका कथन दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल ही सत्य है सर कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थों को शुद्ध करने में करते हैं या फिर सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने में करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से सही है। आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि सरासर गलत है। क्यों सर? क्योंकि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH होता है, ये क्या है सर? सर ये एक प्रकार का बेस है। ये क्या है सर? बेस है।
यानी कि भस्म है। और भस्म कौन होते हैं? तो आप सभी कहते हैं सर जिसमें OH माइनस आयन रहता है वो क्या होता है सर? भस्म होता है। आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन आयन के उपस्थिति के कारण नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मूल प्रकृति होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH माइनस आयन के उपस्थिति के चलते होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पूरी तरह से क्या है सर? गलत है। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पहला ऑप्शन है दोनों कथन गलत है, आपका दूसरा ऑप्शन है केवल कथन 1 सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल कथन 2 सही है और चौथा ऑप्शन है दोनों कथन सही है। आप सभी क्या कहेंगे सर केवल कथन 1 सही है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो बेस होते हैं उसमें OH माइनस आयन होता है और जो आपका एसिड होता है यानी कि जो अम्ल होता है उसमें कौन सा आयन होता है? तो सर H प्लस आयन होता है। हमेशा इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, नियोन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बाईं ओर में सिर्फ और सिर्फ एक अधातु कौन सा है? अधातु को ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सर? गैर धातु बोला जा रहा है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बाएं भाग में आपको क्या मिलता है? बाएं भाग में क्या मिलता है? आप सभी कहते हैं सर धातु मिलता है। और दाएं भाग में आपको क्या मिलता है? आप सभी कहते हैं गुरुजी अधातु मिलता है। और आप सभी इसको पढ़ते भी हैं कि जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों का अधात्वी गुण बढ़ता है, और जब हम लोग आवर्त सारणी में दाएं से बाएं आते हैं तो तत्वों का धात्वी गुण बढ़ता है। आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका जो हाइड्रोजन है वो आपके आवर्त सारणी के किस ओर है सर? तो आप सभी कहते हैं बाईं ओर है। और हाइड्रोजन क्या है? तो आप सभी कहते हैं सर ये गैस है और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं सर? अधातु कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आपका एकमात्र ऐसा अधातु है जो आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में हीलियम भी दिया हुआ है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कौन से दो तत्व मौजूद हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा आवर्त सारणी के पहले आवर्त में हीलियम और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं या हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे याद रख लेना। फिर कहेंगे आप कि सर हमारे ऑप्शन में नियोन भी दिया हुआ है। तो नियोन क्या है? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपका जो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, ये सब के सब क्या हैं? अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में मिलते हैं? वर्ग 18 में मिलते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में कार्बन भी है। तो कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है। क्या है सर? आप सभी ख्याल रखना कि कार्बन जो है वो क्या है सर? अधातु है। कार्बन क्या है सर? अधातु है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है और उसमें चूज करना है कि कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है सर? घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर। आप सभी जानते हैं कि जो आपका एल्केन होता है, जो आपका एल्केन होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? आप कहते हैं सर CnH2n+2। और जो आपका एल्कीन होता है, और जो एल्कीन होता है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? आप कहते हैं सर CnH2n होता है। और जो आपका एल्काइन होता है, और जो आपका एल्काइन होता है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? आप कहते हैं सर CnH2n-2। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु किस में होगा? एल्केन में होगा। उससे कम किस में होगा? एल्कीन में होगा। और इससे कम किस में होगा? तो सर एल्काइन में होगा। आप यहाँ पे देखिए ना, आप कह रहे हैं CnH2n+2, यहाँ पे आप +2 कर रहे हैं, यहाँ से +2 गायब कर दिए और यहाँ आपने -2 लगा दिया, यानी कि सबसे ज्यादा इसके पास है, उसके बाद इसके पास, और उसके बाद कहाँ है सर? एल्काइन के पास है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम
दर्शाता है। आपका पहला ऑप्शन है एल्काइन एल्कीन एल्केन, बिल्कुल ही गलत है सर। दूसरा ऑप्शन है एल्केल एल्काइन एल्कीन, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है एल्कीन एल्काइन एल्के, ये भी गलत है। और आपका चौथा ऑप्शन है एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये क्या है सर, आपका सही क्रम है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि एल्केन क्या है सर, तो सर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपको पीछे के सेशन में बताया था कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, और ये जो आपका एल्कीन और एल्काइन है ये क्या है सर, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्कीन में कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। और एल्काइन में कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या रहता है, तो सर ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये चीज भी आपके लिए उपयोगी है, आप इसका भी ख्याल रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है जाइलम, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक जो है वो सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि ये सरल अस्थायी उत्तक कौन कौन से होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक कौन कौन से होते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपका जो प्लांट टिश्यू का अस्थायी उत्तक होता है, प्लांट टिश्यू का जो अस्थायी उत्तक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है आपका जटिल अस्थायी उत्तक। दूसरा क्या होता है सर, जटिल अस्थायी उत्तक। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर सरल अस्थायी उत्तक को इंग्लिश में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और जटिल अस्थायी उत्तक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो स्क्लेरेनकाइमा है, जो आपका स्क्लेरेनकाइमा है, साथ ही जो कोलेनकाइमा है और जो पेरेनकाइमा है ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो सर ये सब के सब सरल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिएगा जब आप जटिल अस्थायी उत्तक की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, तो सर इसके अंतर्गत जो आपका जाइलम है और जो फ्लोएम है ये क्या है सर, तो आप कहेंगे सर ये जटिल अस्थायी उत्तक है। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि प्लांट का जो परमानेंट टिश्यू होता है यानी कि अस्थायी उत्तक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल अस्थायी उत्तक जिसके कौन कौन से प्रकार हैं, तो सर स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। और दूसरा होता है आपका जटिल अस्थायी उत्तक जिसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो जाइलम और फ्लोएम है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। आप सभी कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बताया है कि पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये क्या है, सरल अस्थायी उत्तक है, जबकि जाइलम और फ्लोएम जो है ये सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जटिल अस्थायी उत्तक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि प्लांट में एक और प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिसको आप सभी क्या कहते हैं, तो सर आप उसको विभोज्योतक उत्तक कहते हैं या इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। और आप सभी जो पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सब के सब किसके प्रकार हैं, तो सर मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि विभोज्योतक उत्तक के प्रकार हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक जे मंडल का निधन कब हुआ। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1884, 1874, 1879, 1901। ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो आपका वैज्ञानिक था जे मेंडल, जिसको हम लोग जॉन ग्रेगर मेंडल बोलते हैं, इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो सर 1884 ईस्वी में हो गई थी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो जॉन ग्रेगर मेंडल थे इसका जन्म कब हुआ था, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इनका जन्म 1822 में हुआ था। अच्छा ये पूछा जाए इनका जन्म और मृत्यु कहाँ पे हुआ, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा इसका जन्म और मृत्यु ऑस्ट्रिया में हुआ। आप कहेंगे कि सर जॉन ग्रेगर मेंडल को और क्या बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा आनुवांशिकी का पिता इसी को बोला जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक अनुवांशिकी के पिता के नाम से जाने जाते हैं, तो आप कहेंगे जॉन ग्रेगर मेंडल, या मेंडल जो है वो अनुवांशिकी के पिता के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस पौधे का सहारा लिया था। तो आप सभी ध्यान में रखना कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे का सहारा लिया था।
किस पौधे का सहारा लिया था सर? मटर के पौधे का सहारा लिया था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ब्लड होता है यानी कि रक्त होता है, इसके दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है सर 45% वाला भाग और दूसरा होता है 55% वाला भाग। ध्यान में रखिएगा, आपके ब्लड में 45% क्या है सर? तो रक्त कणिकाएं हैं। आपके ब्लड में 45% क्या है सर? रक्त कणिकाएं हैं। रक्त कणिकाएं बोले तो सर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये कितना में है सर? तो 45% में। और जो आपका शेष 55% है, इस 55% में क्या है सर? प्लाज्मा है। क्या है सर? प्लाज्मा है। और इस प्लाज्मा का जो 90 से 92% तक का भाग होता है, इस प्लाज्मा का 90 से 92% तक का जो भाग होता है वो किससे बना होता है? तो सर जल से बना होता है। बाकी का जो 8 से 10% तक का हिस्सा होता है उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम, हार्मोन या अलग अलग तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ब्लड है वो कितने हिस्से में बटा हुआ है? 2 हिस्से में बटा हुआ है मेन कंपोजिशन के रूप में। पहला आपका रक्त कणिका के रूप में और दूसरा आपका प्लाज्मा। रक्त कणिका कितना है? 45%। प्लाज्मा कितना है? 55%। प्लाज्मा क्या है? तो सर प्लाज्मा जो है उसमें 90 से 92% तक जल उपस्थित रहता है और फिर शेष 8 से 10% में अलग अलग तरह के पदार्थ जैसे कि विभिन्न तरह के एंजाइम हो गए, हार्मोन हो गए, ये सब उपस्थित रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। आप हंस के कहेंगे सर प्लाज्मा वो पदार्थ होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में लाल रक्त कणिकाएं भी दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पे जो आपने आरबीसी लिखा है सर इसी का शुद्ध हिंदी क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं होता है और इंग्लिश सर रेड ब्लड कर्पसेल्स होता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि आरबीसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सर आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं या आरबीसी जो है इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसी, जो आपके ऑप्शन में सफेद रक्त कणिकाएं हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और फिर है आपका प्लेटलेट्स। आप कहेंगे सर इसको किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है पीनियल, थाइमस, पिट्यूटरी, अधचेतक ग्रंथि। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप इसको वन लाइनर के रूप में याद रखिएगा कि ग्रंथि जो केवल यौवन तक सक्रिय रहती है क्या कहलाती है? सर थाइमस ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है सर? थाइमस ग्रंथि कहलाती है। अच्छा ये ग्रंथि कहाँ मिलता है? तो सर ये ग्रंथि आपके बॉडी में दोनों फेफड़ों के बीच में जो पसली होती है उसके नीचे पाया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में एक ऐसा ग्रंथि है जो आपके जवानी के ढलते ही क्या होता है सर? निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यौवन तक सक्रिय रहता है। उसके बाद वो क्या होता है? त्वचा का रूप ले लेता है। और कहाँ पाया जाता है? तो दोनों फेफड़ों के बीच में जो पसली होती है उसके नीचे पाया जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, विशिष्ट प्रोटोप्लाज्म जिससे सिलिया उत्पन्न होता है, पौधे का पानी और नमी की ओर बढ़ना, और समान युग्मकों के बीच संयोजन। आप सभी कहेंगे कि सर पिछले सेशन में तो आपने बताया है कि पौधे का प्रकाश की तरफ क्या करना सर? गति करना, या पौधे का प्रकाश की दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। पौधे का जल के दिशा में बढ़ना क्या कहलाता है सर? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। और पौधे के जड़ों का नीचे की ओर धंसना क्या कहलाता है? जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोटोट्रॉपिज्म का क्या अर्थ है? सीधे सीधे कहेंगे पौधे का प्रकाश की दिशा में बढ़ना, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है लैरिंक्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रसनी, एडम का सेप। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर ये आवाज बॉक्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हर लड़के में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा और इसको क्या बोला जाता है सर? इसको इंग्लिश में बोला जाता है एडम्स एप्पल। क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल, या हिंदी में आप कह सकते हैं एडम का सेब। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़के में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे एडम का सेब कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में एडम्स एप्पल कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है उसमें आपका लैरिंक्स दिया हुआ है, तो आप सभी समझ रहे हैं कि जो लैरिंक्स होता है उसको हम लोग कंठा भाग बोलते हैं, और जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये तो आपके बॉडी से रिलीज होने वाला हार्मोन है, और दूसरा है आपका ग्रसनी। तो आप सभी कहते हैं सर भोजन जिससे आमाशय में जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओसोफेगस या ग्रसनी या फिर ग्रास नली कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, गुर्दे की श्रेणी, पित्त नलिकाएं। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश मांसल नलिकाएं होती है, वैसी कौन सी मांसल नलिकाएं होती है जो यूरिन को किडनी से मूत्राशय की तरफ धकेलती है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वो मांसल नलिकाएं जो है वो क्या कहलाती है सर? मूत्रवाहिनी कहलाती है। क्या कहलाती है सर? मूत्रवाहिनी कहलाती है, जो क्या करता है? यूरिन को किडनी से मूत्राशय की तरफ धकेलता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में गर्भाशय दिया हुआ है, गुर्दे की श्रेणी दिया हुआ है और पित्त नलिकाएं दी हुई है। ये सब क्या है सर? तो ध्यान में रखिएगा, गर्भाशय को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं, और फंक्शन आप सबों को मालूम है। और फिर जो आपका गुर्दे की श्रेणी है, तो आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है गुर्दे से संबंधित कि गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे सर गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आप कहेंगे सर पित्त नलिकाएं भी दिया हुआ है, तो आपके बॉडी में पितरस जिस नलिका के थ्रू निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पित्त नलिकाएं कहते हैं। और आपको मालूम है कि पितरस कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है, और इसका संचयन कहां पे होता है? तो पित्ताशय में होता है। आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि यहां तक के जितने भी प्रश्न थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा मिल जाएगा तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।